नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के मसले पर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आर पार के मूड में नजर आ रही। जेडीयू के पोल खोलो अभियान के बाद आज बीजेपी के नेता पूरे बिहार में आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ महाधरना दे रहे। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाद महाधरना का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के सभी सीनियर नेता शामिल हो रहे। महाधरने में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार को आरक्षण विरोधी बताया, तो रविशंकर प्रसाद ने नीतीश सरकार पर जानबूझकर साजिश करने का आरोप लगाया है। बैठक में बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने महागठबंधन की सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। मैं माइक देता हूँ। 250 ग्राम के है। और देखिए, आज बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का बयान सुर्खियों में है। सुधाकर सिंह का बयान हम आपको सुबह से ही दिखा रहे, लेकिन न्यूज 18 की टीम ने सुधाकर सिंह से उनके बयान के बारे में बातचीत की तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार में आरजेडी पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनाएगी, वे किसानों की आवाज बुलंद करते रहेंगे। सुधाकर सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। व्यक्ति विशेष के खिलाफ मेरा बयान नहीं है, व्यवस्था पे सवाल है कि आखिर जो इस देश के नागरिक हैं, राज्य के नागरिक हैं, वो सरकारों के पास याचक के रूप में उपस्थित हैं, और जो हमारे जैसे जो राजनेता हैं, जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, वह मालिक की भूमिका में हैं। यह बदलना चाहिए। मैं चपरासी के बराबर था, तभी तो मुझे इस्तीफा देना पड़ा। ये तो इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है, इसलिए कि मालिकों की भूमिका थी, मालिक चाहते थे कि हम इस्तीफा दें। ऐसा तो कहीं नहीं था कि मैं कोई भ्रष्टाचार के आरोप में मुझे इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, हमने जो तो सरकारों को पत्र लिखा है, सरकार को मतलब पत्र, जैसे कि मैं तो स्वयं सरकार था, अगर मंत्री हूँ तो सरकार ही था, लेकिन हम जो पत्र लिखते हैं वो प्रधान सचिव को लिखते हैं कि इन विषयों को लेकर के वो प्रस्ताव को, ड्राफ्ट को तैयार करे। अब हम देख रहे हैं कि कब तक वो ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार हो जाता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, पिछले 2 महीनों में अभी तो गतिविधि शून्य है इन विषयों पर। मेरे नेता, मेरी पार्टी का संविधान है कि पत्र जारी किया है कि नीतिगत मामलों में नहीं बोलना। मैं नीतिगत मामले में नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। नीतिगत मामले का मतलब ही अर्थ होता है कि हम कोई नए विचार रोप रहे हों, तो नए विचार तो मैं रोप नहीं रहा हूं, कोई नई नीति की बात नहीं कर रहा हूं। जो हमारी चल रहे हैं पार्टी की नीति, उसी नीति की मैं बात कर रहा हूं। अब आइए सुधाकर सिंह का आपको वो बयान सुनाते हैं जिस पर बवाल मचा हुआ है। चपरासी है, रबर स्टाम्प, उधर से सचिव फाइल आ देता है, उधर दस्तखत कर देता है डर से कि मेरा मास्टर नाराज हो जाएगा, फाइल पे दस्तखत नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री बनने की बेचैनी है, जैसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो उनकी आत्मा संतुष्ट रह जाएगी ईश्वर की। तो कुछ लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री के पद पे जाने का रास्ता, ईश्वर जाने का रास्ता प्रधानमंत्री के पद से होके जाता है, इसीलिए प्रधानमंत्री बना दो, ईश्वर में भी हमको जरा मिल जाए। और सुधाकर सिंह के बयान पर सियासी बयानबाजी भी अब शुरू हो गई है। अलग अलग दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, आप भी सुनिए। देखिए, सबको अनुशासन में रहना चाहिए, चाहे वो कार्यकर्ता हो, एमएलए हो, एमएलसी हो या मिनिस्टर हो, सभी के लिए अनुशासन जो है वो बराबर है। राष्ट्रीय जनता दल के हर एक कार्यकर्ता अनुशासन में रहना जानते हैं। विधायक और पूर्व मंत्री श्री सुधाकर सिंह जी ने ठीक ही कहा है कि नीतीश कुमार का रवैया तानाशाह है और मंत्रियों का हैसियत चपरासी जैसा रखते हैं। हम जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी तो ये बात बोलती थी तो सभी लोगों को खराब लगता था और नीतीश कुमार बिदकते थे। नीतीश कुमार जी के सुशासन पर सवाल उठाने वाले कितने आए और कितने चले गए। जनता को अटूट विश्वास नीतीश कुमार जी के चेहरे पर है, तभी तो 17 वर्षों से नीतीश कुमार जी को ही मौका दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी के प्रति सुधाकर सिंह जी की व्यक्तिगत राय क्या है वो जाने,
लेकिन इस सच्चाई से कोई इनकार कर सकता है क्या कि आज भी बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के विकल्प के तौर पर किसी दूसरे को देखना नहीं चाहती है? अब सुधाकर जी जाने, उनकी अपनी राय क्या है वो जाने। और अब बात नेताओं की बदजुबानी की। पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष की बदजुबानी लगातार जारी है। पहले जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम को डुप्लीकेट, बहरूपिया और ना जाने क्या कुछ नहीं कहा। आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ललन सिंह के बयान का समर्थन तक कर दिया। और अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने पीएम मोदी के खिलाफ बदजुबानी की है। बहुरूपिया किसको कहते हैं? बहुरूपिया देखला है ना गांव में क्या होता है? 12 दिन में 12 रूप धरता है। वही है, ये पूरे पार्टी वही है। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया। तो डुप्लीकेट है, या ओरिजिनल कहां से आता? चाय बनाने तो आता ही नहीं है, तो चाय बेचेगा कहां से? चाय बनाने आता है हमको? तो इसलिए ये ढोंगी को अब एक्सपोज करने की जरूरत है। नहीं, आप बताइए ना, तो घुमा के करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला है? सही तो बोला है। क्या गलत कहा जा रहा है? ठीक ही कहा जा रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री बहुरूपिया तो है ही है, जिस तरह से रूप धारण करते हैं वो, और ढोंगी भी हैं, झूठ भी बोलते हैं। जो सब बुराई है वो सब बुराई उनमें है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर निशाना साधा और ललन सिंह को आरजेडी का एजेंट बताया है। मुझे तो लग रहा है कि श्री नीतीश कुमार की जो स्थिति श्री ललन सिंह ने बिहार की राजनीति में कर दिया है, अब वो श्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में और स्वयं उप मुख्यमंत्री के रूप में वो दिखना चाहते हैं। वो उप मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में वो जनता दल यूनाइटेड को बिल्कुल राष्ट्रीय जनता दल के गोद में पहुंचाने का काम किया है। कहीं राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनकी मिली भगत है, उसके एजेंट के रूप में ये काम कर रहे हैं। और इधर पटना स्थित कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में आज एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हो रही है, तो दूसरी तरफ कुछ कांग्रेस प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए किस तरह नेतागण वोटिंग कर रहे हैं और किस तरह दूसरी ओर डेलीगेट की सूची के विरोध में कुछ कांग्रेसी नेता प्रदर्शन भी कर रहे हैं। धरने पर बैठे नेताओं का आरोप है कि वोटिंग के लिए जो सूची बनी है उसमें हेराफेरी की गई, जिसके विरोध में वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ जहां वोटिंग की जा रही है कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए, वहीं दूसरी ओर डेलीगेट सूची के खिलाफ प्रदर्शन कांग्रेस नेताओं का जारी है। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की दिखा रहे हैं। वहीं दिल्ली में एलजेपी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हो रही है। दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, पूर्व सांसद अरुण कुमार और बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी समेत कार्यकारिणी के सदस्य भाग ले रहे हैं। खबर है कि एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। देखिए, इसमें पार्टी का बहुत सारा मुद्दा है। आगे भविष्य की राजनीति के बारे में आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बात होगी और उस पर विचार होगा। उसके बाद हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी अपनी बात को रखेंगे आप लोगों के सामने। हाँ, एकदम भविष्य की राजनीति के लेकर के सब विषय बिंदुवार चर्चा होगा। और इसी बीच अररिया से आपको बड़ी खबर बता दें, 50 लाख की विदेशी शराब जब्त की गई है। राजस्थान नंबर की ट्रक से इस शराब की जब्ती की गई। रानीगंज के छतियौना में यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आलू और भूसे के बीच में शराब को छिपाकर रखा गया था। फिलहाल ट्रक का ड्राइवर गिरफ्तार किया जा चुका है। तो अररिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 50 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, आलू और भूसे के बीच में इन शराब को छिपाकर रखा गया था। ट्रक से शराब की तस्करी की जा रही थी। रानीगंज के छतियौना में यह बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई। और ट्रक की बात कर लें तो ट्रक पर राजस्थान का नंबर लिखा हुआ था। विदेशी शराब की जब्ती की गई है। 50 लाख की यह शराब बताई जा रही है।
और अगली बड़ी खबर वैशाली से, जहां वैध शराब के धंधे का खुलासा किया गया है। लालगंज के थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर मिनी शराब फैक्ट्री को उत्पाद विभाग ने पकड़ लिया है। टीम ने शराब बनाने के कई उपकरण भी जब्त किए हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, शराब बनाने के उपकरण जब्त किए गए हैं। वैशाली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शराबबंदी वाले बिहार में शराब निर्माण की एक और तस्वीर सामने आई है। थाने से 500 मीटर की दूरी पर ही ये छोटा सा कारोबार चल रहा था। शराब बनाने के कई तरह के उपकरण वहां से बरामद किए गए। शराब अथी पता चला सूचना के माध्यम से, तो आया गया और तो जो है थाना के भी अथी हुआ था, तो हम लोग आए हैं। और औरंगाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पुलिस ने 50,000 के इनामी नक्सली नजीबुल्लाह को पकड़ा है। एसटीएफ और जिला पुलिस की टीम ने मदनपुर थाना क्षेत्र के दर्जी बिघा गांव से उसे गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि नजीबुल्लाह पर 33 संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस को लंबे वक्त से इसकी तलाश थी। तो औरंगाबाद से ये बड़ी खबर, जहां 50 लाख के इनामी नक्सली नबीउल्लाह को आज गिरफ्तार किया गया। 33 संगीन मामले इस पर दर्ज किए गए हैं। औरंगाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस को लंबे वक्त से इसकी तलाश थी। और देखिए, पटना के मनेर में बालू की वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अवैध बालू खनन को लेकर एक बार फिर से गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया और इस बार ये गोलीबारी 12 घंटे तक चली। हालांकि इस घटना में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन अवैध बालू खनन में लगे नाव को भारी नुकसान पहुंचा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको मनेर से दिखा रहे हैं, जहां वर्चस्व को लेकर एक बार फिर से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। कुल मिलाकर 12 घंटे तक फायरिंग की घटना घटी। वर्चस्व को लेकर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। मनेर में फिर बंदूकें गरजी है। एक बार फिर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल है। और देखिए, वैशाली से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां शराब तस्करों का नया कारनामा देखने को मिला है। शराब तस्कर ट्रक पर लदे पाइप की आड़ में शराब की तस्करी कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल के लिए ट्रक से पाइप लाई जा रहे हैं, लेकिन उसी ट्रक में तस्करों ने तहखाना बना दिया, जिसमें शराब की पेटी रखी हुई मिली। पुलिस ने बिठौली के NH 22 पर जांच के दौरान 361 कार्टन शराब जब्त कर लिए। जब्त शराब की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और उससे भी पूछताछ जारी है। वहीं शेखपुरा में असामाजिक तत्वों के उपद्रव से कारोबारी परेशान हैं। वो न सिर्फ पत्थरों की चोरी कर रहे और पत्थर उत्खनन के काम में बाधा डाल रहे, बल्कि कर्मचारी और अधिकारियों पर हमले भी कर रहे हैं। ताजा मामला कसार थाना क्षेत्र के चांदी पहाड़ का बताया जा रहा, जहां उत्खनन कार्य में लगी एजेंसी राजा कंस्ट्रक्शन के मैनेजर पर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस भी त्वरित कार्रवाई करते हुए पत्थर चोरी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 8 बजे के आसपास से पूरा जाने के क्रम में रंका गांव के आसपास जो है 3 नकाबपोश लोग हथियारबंद के साथ गाड़ी रोकने का प्रयास किए और जब हमने गाड़ी वहां नहीं रोका तो गाड़ी पर पत्थर चलाए और किसी भी तरीका का हिंड्रेंस और परेशानी करने का उन्होंने जो है कि प्रयास किया है। शेखपुरा जिला का अर्थव्यवस्था पहाड़ उद्योग पर काफ़ी निर्भर करता है। पहाड़ उद्योग में अभी 7 बड़ी कंपनियां उत्खनन का काम कर रही है। करोड़ों रुपया सरकार को राजस्व भी चुकता कर रही है। अब सरकार का भी दायित्व है कि इन कंपनियों की सुरक्षा की व्यवस्था कराना। अभी हम राजा कंस्ट्रक्शन, ये कसार थाना का इलाका है, चांदी गांव है, हम दिखाना चाहेंगे राजा कंस्ट्रक्शन का बड़े पैमाने पर ये पत्थर उत्खनन का कार्य कर रहा है। लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा, कुछ शरारती तत्वों द्वारा लगातार इन्हें परेशान किया जा रहा है। कभी पत्थरों की चोरी तो कभी इनके वाहन पर हमला, इस तरह की तमाम घटनाएं हो रही है। ज़रूरत है, हालांकि जिला प्रशासन मदद भी कर रहा है, लेकिन इन्हें अस्थायी तौर पर से सुरक्षा व्यवस्था जिला प्रशासन का देना दायित्व है, ताकि जो सरकार को करोड़ों रुपया लाभ हो रहा है वो निरंतर जारी रहे। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा।
और देखिए, गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद और जिला प्रशासन की नींद खुल गई है। सदर अस्पताल परिसर समेत पूरे शहर में फॉगिंग की व्यवस्था शुरू कर दी गई। 11 छोटी मशीन और एक बड़ी मशीन लगाकर पूरे शहर में फॉगिंग की शुरुआत की गई है, जिससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही। गोपालगंज सदर अस्पताल से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 में खबर चलाए जाने के बाद डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद अलर्ट हुआ है और इस वक्त जो है डेंगू को लेकर जो है बचाव के लिए फॉगिंग किए जा रहे हैं। ये सदर अस्पताल का परिसर है जहां पर फॉगिंग किया जा रहा है। इनसे बात करते हैं। सर, फॉगिंग हो रहा है, डेंगू का छिड़काव कहाँ होगा? पूरा शहर में हो रहा है। कितना मशीन है सर? शाम को 4 बजे से 9 बजे रात तक होता है। क्या नाम है आपका? अनिल सिंह। ये कर्मी है नगर परिषद के जो डेंगू से बचाव के लिए इस वक्त जो है फॉगिंग कर रहे हैं और लगातार जो है विभाग की ओर से आज से फॉगिंग किया गया है। गोपालगंज के जो डीएम हैं वो भी जो है इस वक्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसकी फॉगिंग को लेकर और इस वक्त जो है डेंगू से बचाव के लिए लगातार फॉगिंग किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से डेंगू को लेकर जो है इस वक्त फॉगिंग की जा रही है। ये मशीन है, डेंगू को लेकर जो है फॉगिंग किया जा रहा है और इस वक्त जो है डेंगू से बचाव के लिए अभियान चलाया गया है। कल जो है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी डेंगू को लेकर एक मीटिंग की थी और गोपालगंज के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि डेंगू को लेकर जो बचाव के इंतजाम है वो किए जाएं। लिहाजा आम लोगों से भी अपील की गई है कि डेंगू को लेकर सावधानी बरतें, सतर्क रहें और लगातार जो है अभियान भी चलाया जा रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और देखिए, सीतामढ़ी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पैसे तो खर्च कर रही, लेकिन राशि का जमकर बंदरबाट किया जा रहा है। पैसे खर्च करने के बाद भी लोगों को सुविधा मयस्सर नहीं हो रही। एक छोटी सी बानगी माता जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम में देखने को मिली, जहां तकरीबन 48 लाख रुपए खर्च करके म्यूजिकल फव्वारे का निर्माण तो कराया गया, लेकिन योजना में इस कदर लूट मची कि फव्वारा कभी चालू ही ना हो सका। सीतामढ़ी को भी पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए लगातार आवाजें बुलंद होती रहती है और मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी के उस पवित्र भूमि पर जिसके बारे में ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जब राजा जनक ने हल चलाया था तो धरती के गर्भ से माता सीता प्रकट हुई थी। इस स्थल के विकास को लेकर लगातार सरकारी दावे भी किए जाते हैं, लेकिन उन दावों की हकीकत क्या है हम आपको इस तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में पर्यटकों को खास इंतजाम के लिए यहां पर म्यूजिकल फव्वारा का निर्माण किया गया था और 46 लाख रुपए खर्च किए गए थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस म्यूजिकल फव्वारा का निर्माण जब से हुआ आज तक यह कभी शुरू नहीं हो सका है और कहा जा सकता है यह धर्म और पर्यटन के बढ़ावा देने के नाम पर सरकार ने जो राशि खर्च की थी उसका घोटाला हुआ और किसी भी तरीके से इसका सदुपयोग नहीं हो सका और आज की तारीख में भी यह बंद पड़ा रहता है। म्यूजिकल फव्वारे के नाम पर सरकारी राशि जो खर्च किए गए वह पूरी तरीके से यहाँ पर बेकार साबित हो रहे हैं और कहा जा सकता है कि जिस संवेदक के द्वारा यह निर्माण किया गया, जिस विभाग के द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई, उसने सरकार को बेवकूफ बनाने का काम किया और 40 लाख रुपए की जो राशि है वह पूरी तरीके से बंदरबाट हो गई और यह म्यूजिकल जो फव्वारा है वह काम नहीं कर रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और कटिहार में गंगा, कोसी और बरंडी नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। कुर्सेला, बरारी, मनिहारी और अहमदाबाद प्रखंड में बाढ़ जैसे हालात हैं। रबी की फसल की बुआई तक नहीं हो पा रही है और इसी बीच गंगा और कोसी नदी तेजी से कटाव भी कर रही। बढ़ते जलस्तर से जहां किसान परेशान हो रहे, वहीं डीएम का कहना है कि जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। कितना पानी बढ़लो छे 2 दिन में? 2 दिन में कम से कम 2.5-3 हाथ। हाँ, इस हिसाब से पानी बढ़ते तो की लागे छे? जो 3-4 दिन बढ़े तो फेरो पहले क्रास बेसी हो जते। फसलों बर्बाद होलो तो नीचर पानी में त के बार पानी चढ़ल खेत में? अबड़ी बार लगा 3 से तीसरा बार चढ़ी रहल। तीसरा बार चढ़ी रहल। और उत्तराखंड में बारिश हुई है तो चूंकि ये डाउन स्ट्रीम है गंगा का तो उसका पानी आया है और 2 स्थानों पर डेंजर लेवल के ऊपर पानी गया है। निचले जो गांव हैं उसमें कुछ गांवों में पानी आया है, किंतु गुड न्यूज़ ये है कि बहुत जल्दी ये पानी डाउन भी होगा।
और देखिए, लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर नवादा में तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। शहर के मिर्जापुर स्थित सूर्यधाम मंदिर में बड़े पैमाने पर छठ का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में नवादा नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की देखरेख में घाट की साफ सफाई बड़े पैमाने पर कराई जा रही। इस साल अधिक भीड़ उमड़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है, जिसे लेकर कई नए वैकल्पिक मार्ग का निर्माण किया जा रहा। घाटों की साफ सफाई का जायजा लिया संवाददाता अनिल विशाल ने। मिर्जापुर घाट में बड़े पैमाने पर छठ का आयोजन होता है और सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पर जुटती है। इस वक्त हम तस्वीर आपको नवादा शहर के मिर्जापुर स्थित सूर्यधाम मंदिर का दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं नगर परिषद के जेसीबी के द्वारा घाटों का निर्माण किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व ही यहाँ पे गंदगी का अंबार लगा हुआ था, मगर नगर परिषद के कर्मी और यहाँ के स्थानीय समाज सेवियों के द्वारा घाट का जो साफ़ सफाई कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है। और यहाँ पे विगत कुछ दिनों पहले दशहरा के बाद बड़े पैमाने पर गंदगी का अंबार था, तो कोरोना के बाद इस साल उम्मीद है कि लोगों की भीड़ ज़्यादा एकत्रित होगी, तो उसको लेकर तैयारियाँ अभी से ही शुरू कर दी गई है। इस बार नए रूट का भी प्लान किया गया है और इस बार भीड़ को कम करने के लिए अलग अलग रास्तों का भी निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे समाज सेवी हैं, हम जानते हैं। पिछले 20 सालों से हम लोगों के द्वारा नगर पालिका को सहयोग किया जा रहा है। इस बार भी छठ को देखते हुए साफ़ सफाई पिछला 7 दिन से लगाया गया है। पूरा मुकम्मल व्यवस्था कर लिया जाएगा। छठ के 1 दिन पहले तक पूरा ये साफ़ सफाई दुरुस्त कर लिया जाएगा, ताकि छठ व्रती को और उसके साथ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह का गंदगी का सामना नहीं करना पड़े। और बाज़ार में जो होता है त्यौहार को देखते हुए, दिवाली और छठ को देखते हुए जो जाम का समस्या होता है रेलवे फाटक लगने के बाद, उसके लिए जो और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।